नमस्कार जय भारत। कहाँ तक पहुंच गए थे? चल रहा था लेकिन हुआ नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। सही से करा करो। सही चीजें करोगे तो सही होगा, ऐसा लोग कहते हैं। आइए चर्चा करें, फिर बताएंगे बीच में क्या कहते हैं। कुछ हद तक सही है, ये बयान पूरा सही नहीं है। आइसोटोनिक पे है ये। आइसोटोनिक में प्राइमरी कंडीशन जो थी वो ये थी। बढ़िया तो है, याद आना तो अच्छी बात है। सेकेंडरी कंडीशन ये है। अब प्राइमरी कंडीशन सेकेंडरी कंडीशन को समझिए। प्राइमरी इसको क्यों बोलते हैं तो समझ में आता है। आइसो वर्ड का मतलब सिमिलर, टोनिक का मतलब जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। सेकेंडरी कंडीशन कहां से, नोट कर लें, नोट किया था मेरे ख्याल से। सेकेंडरी पे आई है। सेकेंडरी आई है ऐसे देखें, पाई वन को जब पाई टू के बराबर करेंगे, दो सॉल्यूशन मान लो। सॉल्यूशन नंबर वन, सॉल्यूशन नंबर टू। पाई वन को अगर तुमने पाई टू के बराबर किया तो इसको लिखोगे सी आर टी, इसको भी लिखोगे सी आर टी। अगर मान लो दोनों का कंसंट्रेशन सी वन सी टू है, टेम्परेचर टी वन टी टू है, आर आर वन आर टू कर दें, तो फिर आप ये लगाएंगे, ये बेसिक कंडीशन है। अगर बताएं इस बेसिक कंडीशन के अंदर ये कह दे वो कि टेम्परेचर सेम है, तो फिर आप सेकेंडरी पे जाएंगे। इफ बोथ सॉल्यूशंस आर एट सेम टेम्परेचर, तो बताइए टीटी कट जाएगा। आर आर तो बचपन से ही, तो सी वन इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी कब लगानी है? ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हो गया अभी? अच्छा अच्छा, बताइए। सवाल लिखें, लिखे क्या, नोट ही कर लें। मतलब बिना हमारे बोले लिखें, समझ नहीं बातों की बात। नोट नहीं हुआ अभी? खींचो जल्दी, खींचो फटाफट। भाई इधर भी दिखता है, कब तुम टेक्निकल बनो? कब तक लोगों साइड मांगते रहोगे ऐसे? सब ठीक है? फटा नड़े स्टाइल है भाई, कजन में भाई कहाँ है? हाँ भाई ये खींचे। 12। ऑप्शन ने
बताओ भैया, आया? कौन सा? भाई सवाल ही नोट कर रहे हो कई लोग। ये आंसर है, चेक करिए। 5% डब्ल्यू/वी ग्लूकोज है आपके पास, और वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया कैसा? ये आइसोटोनिक, किसके साथ? 0.877% डब्ल्यू/वी, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ना। तो क्या करेंगे? पाई 1 पाई 2 के बराबर कर दें, अगर सेम टेम्परेचर है तो C1 C2 के बराबर कर दें। चेक करें, सेम टेम्परेचर पे चल रहा है मामला, तो सेकेंडरी कंडीशन लगाएं। अब C1 C2 का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। तो दोनों की मोलैरिटी निकाल के बराबर बराबर। कैसे निकालोगे मोलैरिटी? 5% डब्ल्यू/वी ग्लूकोज, देखें। इसका मतलब हुआ 100 ml का अगर सॉल्यूशन लेंगे तो उसके अंदर 5 ग्राम ग्लूकोज मिलेगा। तो 1000 में ले तो 10 गुना। कोई लोग सोच रहा होगा कि ×10 क्यों लिखा, सीधे 50 क्यों लिख दिया? मैं होता तो ऐसा करता, इसीलिए तो नहीं हो तो। 5 10 नीचे ग्लूकोज C6H12O6 180। ये क्या आगे बताओ? मोल किसके? ग्लूकोज के। कितने लीटर में? 1 लीटर में जितने मोल होंगे भाई, तो यही C1 है। तो C1 की वैल्यू तैयार है, C2 निकालें। 0.877%। ये कौन है? अज्ञात व्यक्ति, नाम नहीं बताया। देखिए, सॉल्यूशन है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का, लेकिन अज्ञात व्यक्ति है। जैसे पेपर में खबर जब अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया, उस टाइप से। तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर बताओ कितने ग्राम? 0.877 ग्राम। कौन? सॉल्यूट अज्ञात। तो 1000 ml में कितना? 10 गुना। तो ×10 कर दिया। मन कर रहा होगा 8.77 लिखने का डायरेक्ट, नहीं। 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बताओ फिर? 0.877 × 10 डिवाइड बाय इसका मोलर मास MW। ये क्या आ गया बताओ? मोल किसके? सॉल्यूट के। यही मोलैरिटी हो जाएगी। तो बताओ ये कौन बन गया फिर? C2? C2 नहीं है, समझ रहे हो? तो C1 C2 बराबर कर दें। चलिए, तो C1 को किया C2 के बराबर, तो आंसर बना देखो क्या? 5 × 10/180, और इज इक्वल टू इस तरफ 0.877 × 10/MW। सॉल्व करो थोड़ा सा, 10 10 कट जाएगा। कटते हुए कुछ कह रहा है क्या वो? वो कुछ कह गया, आप समझ नहीं पाए। इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो 5 3 15 हासिल लगा कर लोगे फिर? तो बताइए, कुल मिलाकर के इसको सॉल्व कर लें, MW निकल आएगा। MW की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 का 30 गुना करो, 150 होता है, बराबर। तो 30 गुने से 30 गुने से थोड़ा सा बड़ा बनेगा ना ये, और 0.8 लग जाएगा उसमें, फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 31 के आसपास बन रहा है आंसर। चेक करें, खींचे। अब ऐसे करेंगे तो फिर से आपको ले जाएगा। 31.57 कर लेना, 5 7 एग्जैक्ट है, 5 7। आसपास से भी हो जा रहा है काम। खींचे, ये हो गया। खींचो, जल्दी खींचो फटाफट, 10 सेकेंड।
वहां घटना स्थल पे ये सब करेंगे तो फिर से ले जाएगा, आप इतना कुछ जानते हैं। हाँ ये सही, थपड़ियाते हो ले जाएगा तुम्हें। अब देखें कि तुम बार बार क्यों आ जाते हो। अब वहां क्या करेंगे, देखिए दो सॉल्यूशन थे, दोनों कैसे थे, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक होने का मतलब पाई वन पाई टू सेम, और अगर टेम्परेचर सेम तो C1 C2 सेम। C1 C2 का मतलब क्या है, 1 लीटर में दोनों के मोल सेम। C1 क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब 1 लीटर में आपके कितने मोल हैं, तो जितने इसके मोल हैं उसके इतने भी मोल हैं, सेम सेम मोल है ना दोनों के। 1 लीटर में अगर बराबर मोल है तो 100 ml में क्या बराबर नहीं होंगे। अच्छा 1 लीटर में अगर बराबर मोल है तो क्या 100 ml में उतने ही मोल होंगे। 1 लीटर में अगर बराबर मोल है तो क्या 100 ml में उतने ही मोल होंगे। 100 ml में 1/10 होंगे, लेकिन होंगे बराबर ही। समझ पा रहे हैं, फर्स्ट क्लास। तो बताइए इसका मतलब क्या सवाल को 100 ml पे निपटाया जा सकता था। वो भाई 1 लीटर पे कर रहा है, तो हम सवाल को किस पे निपटा लें। तो उसने बोला C1 को C2 के बराबर करो। मैंने कहा अगर मैं इसके 100 ml लेता हूँ और इसके भी 100 ml लेता हूँ तब भी तो मोल बराबर होंगे। बताओ 100 ml में इसके कितने ग्राम, 5 ग्राम मोलर मास, ये इसके मोल हो गए। 100 ml में इसके मोल बताओ, इसके ग्राम कितने, 0.87 डिवाइड बाई ये इसके मोल हो गए, कितने कितने में, 100 ml में। 100 में बराबर तो 1000 में भी बराबर, सेम इक्वेशन। तो वो जो 10 कट रहा था, समझ पा रहे हो, कटते कटते क्या कह रहा था कि मेरे कटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे ना भी लिखो तो भी चलेगा, तो तुम 100 में भी देखोगे तब भी मामला सेम ही आएगा। तो बताइए कैलकुलेशन घट गया अपना थोड़ा। अब सीधे MW लिखेंगे पॉइंट। अच्छा अब थोड़ा लपेटा करिए, जैसे इधर से मान लो ये 180 आ रहा है उधर, तो आते आते ही इससे कह दो अपना 10 इसको दे दो, कह रहे हैं पहले आ जाए, नहीं देते जाओ। तो इधर से 10 इधर आया और बचा क्या, 18/5। चलते थे खेली, 18/5 मतलब 3.6। हेलो, तो 8.77 इंटू कितना, 3.6, 8.77 करीब करीब 9 के आसपास। 9 इसको मान लें और इसको 3.5 मान सकते हैं क्या, तो आंसर आसपास ही रहेगा। तो लगभग लगभग मैंने मान लिया इसको 9 और इसको कितना, 3.5। तो 9×3 = 27 और 9×4 = 36, 27 और 36 के बीच में आंसर है क्या। हेलो, 27 36 के बीच में आंसर है, कहानी खत्म। 31.5। खींचे, ठीक है बस समझ गए, थैंक्स, आई ओ यू। चले तो ये खत्म है कहानी एक लाइन में, देखिए आगे बढ़िए। अब जरा सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, चारों पढ़ चुके हैं ना, कंक्लूड करें, चारों को एक साथ लाइए। चलें, पहली क्या पढ़ी बताओ, डेल्टा P अपॉन P0 A, लगभग लगभग क्या आया था बताओ ये, तो ये आ गया था छोटा एन अपॉन बड़े एन के बराबर। छोटे एन अपॉन बड़े एन को क्या लिख सकते हो बताओ, W m1 बड़ा W। ठीक है अगले पे आओ, डेल्टा टी भी क्या पढ़ा, KB इंटू मोलैलिटी, थोड़ा खोल के लिखो इसको, तो KB इंटू मोलैलिटी की जगह छोटा W, और ये सब ग्राम में तो समझ में आता ही है, WM1 बड़ा W 1000। आगे बढ़िए, डेल्टा TF पे आइए, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। KF मोलैलिटी खोलो, W ग्राम, सेम सेम। आखिरी पे आओ, आखिरी कौन सी पड़ी, पाई इज इक्वल टू CRT। खोलो जरा इसको, C को, C मतलब कि मैं नाम लिख दूं यहाँ, छोटा W अपॉन M1, ये हो गया क्या, मोल, और नीचे वॉल्यूम लगा दो, तो ये क्या आ गया बताओ, कंसंट्रेशन। छोटा W किस में लगाओगे, ग्राम में, ठीक है। बाकी क्या आ जाएगा बगल में, R इंटू, खींचे। तो इतना मामला हो गया। अब इनमें क्या समझ में आता है, कॉमन बात बताओ कोई,
देखिए चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, ये वाली भी, ये वाले भी, और ये वाले भी, और ये वाले भी, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नीचे यहां देखिए तो सब में क्या M1 आ रहा है, कॉमन बात। बाकी भी कॉमन बातें हैं, लेकिन एक कॉमन बात पकड़िए आप। अच्छा इसी के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि बार बार आप क्या चेंज करते हैं, सॉल्यूट। सवालों में क्या चेंज होता है, सॉल्यूट का नाम चेंज होता है। मास वास तो ठीक है, आप एक ही सवाल में बदल सकते हो तो आपकी इच्छा है, लेकिन मेन चीज होती है सॉल्यूट का मास, मोलर मास। तो सॉल्यूट का मोलर मास अगर आप चेंज करते जाएंगे तो क्या उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बताइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सीपी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोलर मास किसका, खींचे। ये बात जो आपने लिखी कब सही होगी हमेशा, मतलब कोई भी दो सॉल्यूशन उठाना है और आपने कह दिया M1 ज्यादा सीपी कम, ऐसा? क्या विचार है, बताएं एक एक करके। आइडियल होना चाहिए और बहुत डाइल्यूट होना चाहिए। अच्छा और कुछ बढ़िया बताओ, कभी तो कुछ ढंग का बताया करो। चलो नोट कर लो पहले तो, है ना। M1 का नाम लिखो यहाँ पे, M1 कौन, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। M1 लिखे, M1 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपसे कोई पूछे कि सीपी प्रोपोर्शनल टू 1/M1 चल रहा है, जहां पे M1 मोलर मास सॉल्यूट का है, नॉन वोलेटाइल जो है, तो इस बात को सवालों में कैसे इस्तेमाल करेंगे आप, सवालों में यूज करने का तरीका कि MW अगर ज्यादा है, मोलर मास सॉल्यूट का अगर ज्यादा है, तो सीपी उस सॉल्यूशन की कम होगी। अच्छा अब ये बात आप ऐसे नहीं यूज कर लेंगे, कहीं भी इस्तेमाल कर लिए, तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब बाकी बातें, तो यहां पे आपको समझना होगा प्रोवाइडेड ऑल, ये लिखते नहीं लोग, ऑल अदर पैरामीटर्स आर सेम। जैसे मान लीजिए आपने दो सॉल्यूशन बनाए, एक ग्लूकोज का बनाया और एक सुक्रोज का बनाया, है ना। तो अगर ग्लूकोज सुक्रोज का आप सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें आप कैसे कहेंगे कि सीपी कम है, मान लो ये निकालना है हमें, कंपेयर करना है किसका ज्यादा किसका कम, तो आप कहेंगे जिसका M1 ज्यादा उसकी सीपी कम। लेकिन ये तब सही है जब दोनों का W छोटा वाला सेम हो, बड़ा W भी सेम हो, के भी तो सेम होगा ही, पानी मिलाया होगा आपने। तो बताएं क्या क्या बातें सेम होंगी तब आप ये बात बोल पाएंगे इस सवाल में। मतलब जो मिलाया है उसका मास दोनों जगह, मतलब एक तरफ जितना ग्लूकोज मिलाएंगे दूसरी तरफ उतना ही सुक्रोज मिलाना होगा, उतना ही मास। और दूसरी बात, जितने पानी में इधर मिलाया होगा उतने ही पानी में उधर भी मिलाया होगा। जब ये सब बातें सेम होंगी तो फिर क्या कहोगे, ग्लूकोज और सुक्रोज में किसका मोलर मास ज्यादा है, सुक्रोज का। तो सुक्रोज का मोलर मास ज्यादा है तो सुक्रोज की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी। लेकिन ये कब बोलेंगे, जब बाकी बातें, तो बाकी क्या है, ये जो लिखा हुआ है ऑल अदर पैरामीटर्स आर सेम, तब आप ये कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मान लीजिए दो सवाल में उसने पानी बदल दिया, तो पानी एक में 100 ग्राम एक में 50 ग्राम, एक में ग्लूकोज 10 ग्राम एक में 50 ग्राम सुक्रोज, तो सीधे कंपेयर कर लोगे क्या, तब तो फिर आपको पूरा सवाल लगाना पड़ेगा ना प्रॉपर। खींचो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती किस पे, नहीं क्या मिला है, नहीं किस नेचर का मिला है, मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, तभी भी नहीं कर रही है। मोलर मास से नेचर थोड़ी कंट्रोल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग प्रश्न है और मोलर मास बड़ा होना घटा होना ये अलग प्रश्न है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ी मोलर मास कनेक्टेड है, कोई कोई मान लो किसी का 1 मोल भारी है तो अब ये कह दो कि उसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लॉजिक थोड़ी हुआ। नेचर का मतलब ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मोलर मास का मतलब वो ये कह रहा है, वही बात अभी भी चल रही, देखिए बताइए सीपी किसके प्रोपोर्शन होती है, छोटा एन अपॉन बड़ा एन। अगर आप बड़ा एन दोनों को सेम दें, जो कि आप मान रहे हैं ना यहाँ पे सेम है, तो बताइए जिसका ये ज्यादा उसका ये भी ज्यादा, फिर ये कब ज्यादा होगा, ये कब ज्यादा होगा,
जब छोटा W अपॉन M1 में W तो सेम दे रहे हैं ना, कब ज्यादा होगा जब ये M1, वही तो कह रहा हूँ, M1 कम रखो CP ज्यादा होगी। तो इसमें नेचर की कोई बात, यहाँ पे अभी भी मोल की बात हो रही है। मोलर मास ज्यादा होने से, कोई पूछे मोलर मास ज्यादा होने से क्या कम हो जाएगा, मोलर मास ज्यादा होने से क्या कम हो जाएगा, मोल कम हो जाएंगे। किसके मोल कम हो जाएंगे, उसी सॉल्यूट के। लेकिन कब कम होंगे, जब आपने दोनों जगह सेम मास लिया होगा सॉल्यूट का, समझ रहे हैं? तो जिस सॉल्यूट के मोलर मास की वैल्यू ज्यादा उसके मोल कम, मोल कम तो सीपी भी सही चल रहा है। क्या क्या फिर से ऑर्गेनिक क्या करते हैं? हाँ, भारी मॉलिक्यूल। यहाँ पे कोई कार्बन नंबर चेंज थोड़ी चल रही है, वहां पोलर पोलैरिटी क्या है, नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल कैसा वो भी देखोगे ना, वहां कैसा मॉलिक्यूल है, यहाँ कैसा मॉलिक्यूल है। यहाँ तो आप ग्लूकोज मिला रहे हैं, ग्लूकोज में कोई पोलैरिटी वगैरह थोड़ी आप देख रहे हैं। C6H12O6 बना हुआ है, मान लो आप यूरिया लेके चलो NH2CnH2, तो यहाँ पे नेचर से कोई मतलब ही नहीं है। और मोलर मास ज्यादा या कम होना, उससे तो मोल बदल रहा है ना, एन बदल रहा है। नेचर का मतलब आप समझ नहीं पाए, नेचर का यहाँ पे कहने का उसका मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे मान लो आपने एक बार बेंजीन लिया, एक बार आपने टोलुइन लिया, है ना, या फिर आपने ग्लूकोज लिया, एक बार आपने यूरिया लिया, तो इनमें क्या अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ग्लूकोज के साथ अलग इंटरेक्ट करेंगे, यूरिया के मॉलिक्यूल यूरिया के साथ अलग इंटरेक्ट करेंगे, चीनी के अलग करेंगे। तो यहाँ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे चेन के अंदर नहीं घुस के देख रहे हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना कोहेसिव फोर्स है, उसी से तो ऊपर पेपर बने कि हम बॉन्ड थोड़ी तोड़ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ मान लो आप कार्बन चेन लगा के बैठे हो, तो हम कार्बन चेन थोड़ी तोड़ रहे हैं, आप यूरिया के बॉन्ड तोड़ रहे हैं यहाँ पे, नहीं, हम यूरिया और यूरिया के बीच के बॉन्ड तोड़ रहे हैं। तो हम लिक्विड के जो पार्टिकल उनके बीच के कोहेसिव फोर्सेस की चर्चा कर रहे हैं, उन पर डिपेंड नहीं करेगा ये, आप कैसा भी नेचर ले आइए, नेचर से इसको कोई मतलब, इसको संख्या से मतलब है सिर्फ। समझिए बात, खींचे सवाल लिखें। if we have to calculate if we have to calculate the molar mass of if we have to calculate the molar mass of macromolecules like protein, if we have to calculate the molar mass of macromolecules like protein, then which colligative property is the best one? ऑप्शन लिखें चार, RLVP, डेल्टा टीबी, डेल्टा TF, पाई। चार ही पढ़े ना आपने, चारों लिखे और टिक करें पाई। कारण लिखें उसके नीचे, फटाफट खींचते जाए। प्रश्न क्या था, अगर हमें किसी अननोन बड़े बल्कि मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालना है, तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके लिए सबसे अच्छा काम करेगी? आंसर है पाई। रीजन लिखें। पहला कारण, इन द फर्स्ट 3 CPs वी हैव टू अप्लाई हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट। इन द फर्स्ट 3 CPs वी हैव टू अप्लाई हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट। But in case of pi, it occurs at room temperature. It occurs at room temperature, spontaneous. दूसरा point, in the first 3 CPs, we have to calculate changes, and these changes are very small. And these changes are very small.
but pi is the absolute one. पढ़े, पहला पढ़े क्या कह रहा है। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने 4 लिखी है उसमें से पहली जो 3 है, बताओ पहली में वेपर प्रेशर कब बनेगा, लोअरिंग कब चेक करोगे, जब हीटिंग लगाओगे, हीट करेंगे तभी तो वेपर बनेगी। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग करने के लिए आपको कूलिंग करनी पड़ेगी। कूलिंग करें, हीटिंग करें, तो ये सब कार्यक्रम तो कराने पड़ेंगे ना, मैं अपने आप थोड़ी होंगे। तो ये सब कैसे लोगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। आखिरी वाले में क्या करना पड़ेगा, कुछ मत करें, ऐसे ही छोड़ दें, अपने आप ऑस्मोसिस हो जाती है। ये कैसा है, तो बताएं अगर आपको आंसर मिल रहे हो चारों से, किसके आंसर ढूंढ रहे हैं, M1 के। तो क्या यही M1 ढूंढ रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, कोई कोई अननोन सॉल्यूट आ जाता है। अननोन सॉल्यूट का मतलब जिसका मॉलिक्यूल बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर रख रहा है और हम उसका M1 निकाल नहीं पा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है। तो क्या करते हैं, उसको पानी में डाल दो, पानी में डाल के चेक करो कितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ। जो एलिवेशन हुआ लैब में वो यहाँ लिख दो। यहाँ लिखने के बाद के भी पता ही होगा पानी का, यहाँ लगा दो। कितना आपने मिलाया प्रोटीन को वो तो पता होगा ना, मोलर मास नहीं पता लेकिन मास तो पता है ना। कितने पानी में मिला ये भी पता होगा, 1000 भी पता है। तो क्या M1 निकल आएगा, बाकी सब पता है तो M1 निकल आएगा। ये मेथड है M1 निकालने का, अननोन का। अब बताइए M1 आप यहां से भी निकाल सकते हैं, M1 आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। चारों से जब M1 निकाल सकते हैं तो कौन सा वाला बेस्ट तरीका है, क्योंकि बाकी में आपको हीटिंग कूलिंग करनी पड़ रही है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है। बिना कुछ किए काम बन जाए तो बेहतर है ना भाई मामला। तो ये वाला बेटर है। दूसरा पॉइंट पढ़े क्या लिखा हुआ पाई के बारे में। बाकी सब में डेल्टा निकाला जाता है, ठीक करो, यहाँ भी क्या निकाल लो, चेंजेस। यहाँ भी क्या निकाल लो, चेंजेस, डेल्टा। यहाँ भी जब आप चेंजेस निकालते हैं तो चेंजेस में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस है। क्यों, क्योंकि चेंजेस बड़े छोटे होते हैं। ये तीनों चेंजेस कैसे हैं, बहुत छोटे। बहुत छोटे क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए सॉल्यूशन बनाएंगे तो कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे, डाइल्यूट है बहुत गाढ़ा। तो आपने जितने सवाल लगाए उसमें कितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ, 0.9 का, 0.8 का, 0.4 का। ऐसा थोड़ी कि 500 से बढ़ गया, 50 से बढ़ गया, ऐसा कोई सवाल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम पढ़ते ही किसके लिए हैं? बहुत डाइल्यूट के लिए। और अगर बहुत डाइल्यूट के लिए करेंगे तो चेंजेस बहुत छोटे होंगे। जब छोटे चेंजेस होंगे तो छोटे से चेंजेस में छोटी सी भी गलती करोगे, अगर बताइए डेल्टा बहुत छोटा है तो उसमें अगर छोटी सी भी गलती होगी तो है, तो प्रतिशत वाइज वो गलती बहुत बड़ी है। जैसे मान लीजिए आप 100 100 वैल्यू है आपके पास, आप 100 को 99 बोल दें, कितने परसेंट गलती है, एक को नेगलेक्ट किया आपने बस, थोड़ी सी गलती है। वहीं पे अगर मान लीजिए आपके पास एक है ना, और एक में आप 0.1 की गलती कर दें, तो परसेंटेज वाइज मामला 10% हो गया। तो छोटी सी वैल्यू में छोटी सी भी गलती। और ह्यूमन एरर ये देख के थोड़ी होती कि वैल्यू कैसी भाई, गलती तो आप गलती दोनों में करेंगे। आप 100 कैलकुलेट करें तो 100 को भी आप 99 बोल सकते हैं, 1 को 0.1 बोल सकते हैं। तो गलती अगर दोनों में हुई तो प्रतिशत गलती छोटी सी वाली वैल्यू में ज्यादा बड़ी मानी जाएगी। तो इनमें क्या समस्या होती है इन तीनों में, कि आप निकालते क्या है, डेल्टा। परिवर्तन, परिवर्तन निकालते समय अगर छोटी सी भी गलती हुई तो प्रतिशत वाइज बहुत बड़ी मानी जाएगी, इसलिए हम इनको अवॉइड करते हैं। चौथे वाले का आंसर कैसा है, इसमें कोई डेल्टा नहीं है, कोई चेंज ही नहीं निकालना। तो जब चेंज ही नहीं निकालना तो एब्सोल्यूट आंसर है, गलती होने के चांस भी कम है। तो बढ़िया कौन सा है, बढ़िया वो है जो अपने आप काम कर रहा है, स्पॉन्टेनियस है, और दूसरा गलती होने के चांस भी, पढ़ने वही लिखा हो। अगला प्रश्न, विच विल शो मोर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन, पहला ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन कोलाइडल सॉल्यूशन, तीसरा बोथ है इक्वल, चौथा कह नहीं सकते।
क्या पूछ रहा है कि किसकी सीपी? चेक करें। मान लें आपके पास एक तरफ ट्रू सॉल्यूशन भरा हुआ है और दूसरी तरफ आपके पास कोलाइडल है। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल कैसे होंगे? कोलाइडल के। तो अगर आप एक एक पार्टिकल कंपेयर करें तो कोलाइडल का साइज ज्यादा। अगर हम दो दो पार्टिकल कंपेयर करें तो इसके दो पार्टिकल हल्के होंगे और इसके दो पार्टिकल इससे भारी होंगे। अगर हम ढेर लगा दें पूरा Na पार्टिकल का तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, इसका बड़ा ढेर लगेगा, बराबर। तो कौन सा ढेर भारी होगा दोनों में से? मान लें अगर इधर भी Na पार्टिकल है, इधर भी Na पार्टिकल है, कह रहे Na बनाओ पूरे तब मानेंगे। तो इधर भी Na पार्टिकल है तो कितना बन गया? 1 मोल। तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से भारी है, तो इसका मोलर मास कैसा होगा? ज्यादा। और मोलर मास जिसका ज्यादा उसकी सीपी, तो इसकी सीपी कम होगी और इसकी सीपी। लेकिन ये सब बातें कब होंगी? प्रोवाइडेड ऑल अदर पैरामीटर्स आर, बाकी सब क्या सेम। मतलब कितना अमाउंट मिलाया आपने सॉल्यूट का, तो जितना आपने ये मिलाया उतना वो भी मिलाया, सब अंडरस्टूड है। तो आप मान के चलेंगे कि CP2 कम है। CP2 कम होने का मतलब ये लगा रहे हैं CP प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। अब ये बताइए कि CP किसकी कम आई? कोलाइडल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कारण उसका मोलर मास ज्यादा होता है। तो ये कम आती है इसीलिए तुम पढ़ते नहीं, इसको बहुत कम होती है। आप जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते थे तो सरफेस केमिस्ट्री अब तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसमें आप देखिए कोलाइडल पढ़ते थे। कोलाइडल के पार्टिकल बड़े होते थे और उनका मोलर मास ज्यादा होता था, इसीलिए उनकी सीपी कम होती थी, इसीलिए सीपी पढ़ी नहीं जाती थी वहां। आपने बताइए कोलाइडल चैप्टर के अंदर कभी सीपी पढ़ा क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। कहाँ पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? टू में। खींचे। अगला सवाल, कैम्फर इज, खींचते जाए फटाफट रफ्तार में। Camphor is often used as a solvent. Camphor is often used as a solvent to calculate camphor is often used as a solvent to calculate the molar mass of unknown solute. कारण बताएं वाई। चेक करें भाई, कैम्फर को यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट पानी के कंपैरेटिवली। क्या यूज करने के लिए, क्या बनाने के लिए? सीपी कैलकुलेट करने के लिए या मोलर मास वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या बेहतर है कैम्फर में? ऐसा एक तरफ पानी लो, एक तरफ कैम्फर ले लो, ये दो सॉल्वेंट है। अब बताएं इसके अंदर अगर आप केबी देखेंगे, KB1, तो पानी का बताओ, और इसका 5.95 के आसपास। केएफ देखेंगे तो केएफ भी ज्यादा होता है, इसका काफी ज्यादा केएफ है, इसका 1.86 है। तो केबी की वैल्यू भी ज्यादा है और केएफ की वैल्यू भी। दोनों ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम सेम मोलैरिटी का सॉल्यूशन यहां बनाओ 1 मोलल का और 1 मोलल का यहां भी बनाओ, बताइए यहाँ 1 मोलल का किसने बनाया? पानी सॉल्वेंट में, और यहाँ कैम्फर में। तो दोनों जगह डेल्टा टी भी निकालो,
या डेल्टा टीएफ निकालो। बताओ यहाँ डेल्टा TF1 कितना आएगा, KF1 इंटू मोलैलिटी 1 है। यहाँ पे डेल्टा TF2 कितना आएगा, KF2 इंटू मोलैलिटी 1 है। अब आप बहुत डाइल्यूट बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप कहें कि मैं तो डाइल्यूट के लिए पढ़ता हूँ, तो आप और कम कर लो, मोलैलिटी 0.01 कर लो। यहाँ भी जितनी करना वही यहाँ भी करना, या यहाँ 0.1 कर लो तो वहां भी 0.1 कर लो। ये क्यों कर रहे हैं समझ रहे हैं? ये दो चार कहेंगे डाइल्यूट कहाँ रहा ये, तो 0.1 मोलल कर लो भी। तो बताएं यहाँ भी 0.1 तो यहाँ भी 0.1। अब बताएं यहाँ पे केफ कितना लगाएंगे, 1.86 इंटू, और यहाँ पे कितना लगाएंगे 39.7 इंटू, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3.97। यहाँ पे कितना आ रहा है, तो बताएं दोनों में ये वैल्यू छोटी आ रही है और ये वैल्यू, तो डेल्टा टीएफ इसका बढ़ा रहा है सेकंड वाले का, तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक प्रतिशत में कम हो सकती है, बड़ी वैल्यू है। छोटी सी वैल्यू में अगर आप छोटी सी गलती भी करेंगे तो इसमें 0.1 की गलती कर दो भाई साहब, बच जाएगा बिल्कुल मामला, 50% के आसपास एरर हो जाएगी। ये खुद 0.2 है करीब, और समझ रहे हैं, इसमें चल जाएगी। तो बताइए इसका मतलब गलती होने के, एरर होने के चांस किसमें कम है, यहाँ जहां पे वैल्यू सेम मोलैलिटी पे रखने पे भी अगर डिप्रेशन ज्यादा मिल रहा है क्योंकि केएफ की वैल्यू ज्यादा है, तो गलती होने के चांस यहाँ कम हो जाएंगे। वो कौन बढ़िया है, जहां गलती होने के चांस कम है। तो कारण क्या देंगे उसका, केएफ वैल्यू ज्यादा होना है ऐसा लिख के लोग निकल जाते हैं, लेकिन पूरा कारण समझ गए आप, पूरा कारण मैथमेटिकली नोट करें। अभी डालें एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तो जो पढ़ रहे थे वो क्या थे फिर, दो प्रकार की होती है, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। दोनों में क्या अंतर है, पहली वाली का नाम है नॉर्मल सीपी। नॉर्मल सीपी का मतलब आप अथवा लगा के लिख सकते हैं कैलकुलेटेड सीपी। कैलकुलेटेड का मतलब होता है जैसा मैंने सोचा था। भाई आप किसी के बारे में कुछ सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं, दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं आपकी ऐसा निकलेगा, बराबर। असलियत तो आपका पता जब चलेगी जब आप, डेफिनेटली। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं हाँ। तो आपको हो सकता है कि एबनॉर्मल वैल्यूज मिले, कुछ अलग वैल्यूज मिले। एबनॉर्मल सीपी कब मिलेगी, एबनॉर्मल सीपी जब आप ऑब्जर्व करेंगे, है ना, तो ऑब्जर्व सीपी बोल सकते हैं। ऑब्जर्व कब करेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। लॉजिकल बातें, सब ठीक हो जाएगा। खींचे, कार्ड खरीद ली क्या तुमने अभी से? तो पहला वाला नॉर्मल कैलकुलेटेड है, दूसरा वाला एबनॉर्मल एक्सपेरिमेंटल। तो नाम याद रहेंगे, लोग नाम ही नहीं याद रहते कि एक्सपेरिमेंटल कौन से वाले में आएगा। तो लॉजिकल चलिए, एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद क्या किया, ऑब्जर्व किया, तब पता चला कि तुम तो कुछ और ही निकले। अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे ही निकले, ऐसा भी हो सकता है, वो निराश मत होइए आप कि मेरा वाला अलग है। अब देखिए, अब पहला वाला एनआई है, दूसरा वाला एनएफ है ना। तो ये है, इनिशियल पार्टिकल आपने कितने डाले मान लो एनआई, फाइनल पार्टिकल कितने हैं, तो एनआई पे डिपेंड करेगी कौन सी वाली, नॉर्मल सीपी, जैसा मैंने सोचा था। एनएफ अगर बदल गया तो फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और आएंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल। ये बदलती क्यों है, इस पर चर्चा करें हम। अगर ये बदलेगी तो क्यों बदलेगी, बदलने का कारण समझिए। क्या उसकी सरकारी नौकरी लग गई होगी, है
सब ठीक हो जाएगा। देखिए आपने वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर क्या मिलाया था? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तभी तो सीपी मिलेगी ना। तो ये मिलाया हमने। अब ध्यान दीजिए, जब ये मिलाया तो अभी तक जो हमने ध्यान नहीं दी बात वो ये थी कि ये जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है इस पे थोड़ी चर्चा अगर और करें तो ये आयन बना रहा है कि नहीं बना रहा है इस पे अभी तक चर्चा नहीं हुई है। तो इस बार ये आयन भी बना सकता है, समझ रहे हैं? अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, इसके बारे में डिस्कशन अगर आगे बढ़ाएं तो हो सकता है ये इलेक्ट्रोलाइट हो और हो सकता है ये, अब जब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। तो ऐसा है तो कुछ नहीं करता, जैसा आप उसको पानी में डाल दें वैसे ही पड़ा रहेगा। तो अगर ऐसा ही कहानी है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, एनआई जो होगा वो एनएफ के 10 पार्टिकल डाले 10 बने हुए हैं, बराबर। ग्लूकोज उदाहरण के तौर पे आप पानी में ग्लूकोज डाल दें पड़े रहेंगे पार्टिकल। तो इस टाइप का मामला है जो अभी तक आपने पढ़ा है, अभी तक जो आपने पढ़ा वो यही था। तो इनमें देखिए एनआई एनएफ दोनों बराबर होते हैं, जब दोनों बराबर होंगे तो कोई दिक्कत, जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल। तो ऑब्जर्व्ड सीपी जो होगी वो इस बार बराबर हो जाती है किसके? कैलकुलेटेड सीपी के। ऑब्जर्व तो खुद एक्सपेरिमेंटल है। तो बगल में आइए। अब दूसरी बात हो सकती है कि हो सकता है वो इलेक्ट्रोलाइट हो। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो वो एसोसिएट भी हो सकता है, और अगर एसोसिएट या डिसोसिएट हुआ तो जो फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो इनिशियल के बराबर, तो जो ऑब्जर्व होगी वो अलग आएगी। फिर आप कहेंगे तुम बदल गए हो इस टाइप से, बराबर। आ गया मैसेज देखो। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे इस टाइप। अब तुम बदले बदले से नजर आते हो, इलेक्ट्रोलाइट हो गए हो क्या? इस टाइप की बातें क्या करिए आप, टेक्निकल। जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए फटाफट। अब इसमें थोड़ा डिटेल में बातें करते हैं। अभी तक जो आप प्रश्न कर रहे थे उन सभी सवालों में क्या चल रहा था? एनआई एनएफ के चले, जल्दी कीजिए फटाफट। देखें, हाँ यही चलेगा लग रहा है। देखिए, जो आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला है उसके अंदर थोड़ा चलिए। दो बातें मैंने आपको क्या क्या बताई, या तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, या फिर पहला तो आप केस समझ ही चुके हैं, दूसरे को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, धीरे धीरे गहराई में चलें। अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो आपने समझा है कि NiNF के बराबर होगा। जब NiNF के बराबर होगा तो ऑब्जर्व निकालें या कैलकुलेटेड निकालें, बात। इसीलिए अभी तक जो आप सवाल लगाते थे उसमें ग्लूकोज का सवाल होता था,
जब ग्लूकोज का या यूरिया का या सुक्रोज का सवाल होता था तो पूछता क्या था आपसे? वो पूछता ऑब्जर्व था या फिर वो पूछता कैलकुलेटेड था? है, वो पूछता हमेशा ऑब्जर्व ही था। ध्यान दीजिए, वो आपसे रियल आंसर पूछेगा ना, गलत क्यों पूछेगा? वो पूछता हमेशा, वो पूछता ऑब्जर्व था, तुम बताते कैलकुलेटेड थे, जबकि तुम्हें पता भी नहीं था कि वो क्या पूछ रहा है, लेकिन तुम वही बता देते थे जो पूछता था, बिना जाने कि वो क्या पूछता था। क्योंकि जो एनआई है वो एनएफ के, समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब हर बार से अभी तक जितने सवाल थे उसमें पूछता हमेशा वो ऑब्जर्व्ड ही है, पहले भी और अभी भी। तुम बताते ही थे, लेकिन वो सही आंसर से मैच कर जाता था, जबकि तुम इस बात के बारे में, ठीक है। अब इधर आइए, लेकिन जब आप इलेक्ट्रोलाइट पे चर्चा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। मान लें आप पानी में NaCl मिलाएं, पहला केस। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करें इसमें। पहला केस है, पानी में NaCl डाल दो। तुमने एक कंटेनर लिया, इसमें पानी है, इसमें NaCl डाल दो। बताइए क्या करेगा वो? डिसोसिएट हो जाएगा। तो जब ये बनाएगा टूट करके Na+Cl-, तो ये कौन सा केस है? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में बताओ फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे इनिशियल से? और अगर ऐसा हुआ तो ऑब्जर्व सीपी कैसी आएगी? तो अब तुमसे क्या पूछ रहा है वो, ऑब्जर्व या कैलकुलेटेड? अभी भी ऑब्जर्व ही पूछ रहा है। अब तुम अगर कैलकुलेटेड बताओगे तो क्या आंसर गलत हो जाएगा? क्योंकि अब ऑब्जर्व कैलकुलेटेड के बराबर नहीं रहा। तो इस बात को ऊपर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि ऐसा इन दोनों केस में होगा। इन दोनों केस में कॉमन बात है ना भाई। तो जब जब इलेक्ट्रोलाइट का सवाल आएगा तो पूछेगा ऑब्जर्व, लेकिन अगर तुमने उसको क्या बता दिया, कैलकुलेटेड, तो वो गलत, बुरा मान लेगा, क्योंकि कैलकुलेटेड अलग है और ऑब्जर्व अलग है। इधर आए, इधर क्या समझाएंगे आप? जैसे आप पानी के अंदर मिला दें या बेंजीन के अंदर मिला दें, इस बार एस्टिक एसिड, दूसरा केस। पढ़ चुके हैं सब बातें पहले भी। बेंजीन में अगर आप ओइक एसिड मिलाते हैं, बताया था, फिर डाइमराइज हो जाएगा। डाइमराइज कैसे होगा बताएं? ये दो एंटिटीज जुड़ेंगी, कन्वर्ट होकर बना देगा CH3COOH। ये कौन सा केस है? एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन हुआ तो फाइनल पार्टिकल होंगे इस बार वो, फाइनल अगर कम हो गए तो जो ऑब्जर्व है वो कैलकुलेटेड से। तो इस बार जैसा मैंने सोचा था तुम उससे कम निकले। तो अगर तुमसे पूछा गया, अभी भी क्या पूछा जाएगा? हमेशा पूछा एक ही जाता है, ऑब्जर्व, पहले भी, इधर भी और इधर भी। तुम उसे अगर कैलकुलेटेड बताओगे तो यहां तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां दोनों जगहों पे ठीक, यहां चल जाएगा, लेकिन यहां दोनों जगह नहीं चलेगा। तो तुम्हें निकालना आना चाहिए क्या, ऑब्जर्व्ड। अब प्रश्न यहां से उठता है, इसकी जरूरत महसूस हुई कि ऑब्जर्व्ड अलग आंसर दे रहा है, तो इसे निकाला कैसे जाए? क्या इसके लिए लैब जाएंगे? क्योंकि ऑब्जर्व चीजें तो लैब में मिलती है ना, और ऑब्जर्व चीजें कहाँ मिलेंगी? लैब में। तो लैब बिना गए कर लेंगे क्या लैब जाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे बिना लैब जाए करेंगे, लेकिन फिर भी कहेगा वो ऑब्जर्व कैसे हुई बिना लैब जाए कर रहे हो? तो कहेंगे लैब में किसी व्यक्ति को बैठाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमारा आदमी जाएगा। तो सुनील, तो सुनील लैब से डेटा भेजेगा, समझ रहे हैं? फिर उसकी मदद से हम यहाँ डिकोड करके थ्योरेटिकली बता देंगे पूरा कॉन्सेप्ट कैसा हुआ। एक्सपेरिमेंट जैसे अब ऑर्डर निकालते थे काइनेटिक्स में, तो डेटा कौन भेजता था? बोला आप थोड़ी लैब जाते हो, वहां बैठ के लिख रहे हो भैया 0.2 0.2 0.1 अब बढ़ला, ठीक है। अब केस 1 और केस 2 को डिटेल में और करते हैं। अब जरूरत पड़ी कि सुनील ऐसा क्या भेज दे लैब से
कि अपना काम यहाँ बैठे बैठे बन जाए। चले केस नंबर 1। अब देखिए ये वाला केस तो डन है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, ये हम लोग कर चुके हैं सवाल इस टाइप के, ये तो डन है। एक बचता है ये वाला केस, और एक बचता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक डिसोसिएशन, और एक पहले पे आइए केस नंबर 1। हिंट डालें हम पे, केस जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ रहे हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हम केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं। डिसोसिएशन। आगे बढ़े, मान लें NaCl वाला सवाल लगाए। पानी था, पानी में NaCl डाल दिया। NaCl का 1 मोल डालोगे अगर मान लो, तो टूट करके वाइन बना देगा। मान लीजिए T=0 में 1 मोल डाला और हम चले गए, ये सोच के कि ये भी ग्लूकोज की तरह पड़ा रहेगा। भाई ग्लूकोज डाला था तो 1 डाला तो 1 ही पड़े रहते थे ना उसके, तो हमने सोचा ये भी पड़ा रहेगा। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा तो पता चला ये 1 में से पूरा 1 मोल पानी के अंदर टूट गया। इसके कितने मोल बने? इसके भी। फाइनल पार्टिकल कहां से निकालोगे? यहां से। इनिशियल यहां से। इनिशियल जोड़ो सबके सब, कितने आ रहे हैं? इनिशियल पार्टिकल हो गए 1, 1 + 0 + 0 पूरा सम्मान दे रहे हैं। फाइनल पार्टिकल बताएं? 1 - 1 +1 +1। तो बताइए पार्टिकल की संख्या बदल गई क्या? Ni आ गया 1, Nf आ गया। ऑब्जर्व सीपी किस पे डिपेंड करती है? Nf पे। और कैलकुलेटेड Ni पे। तो इनका रेशियो निकालो अगर इन दोनों का, तो ऑब्जर्व सीपी अपॉन कैलकुलेटेड सीपी इज इक्वल टू Nf अपॉन, ठीक है। तो अगर देखा जाए 2-3 ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। पहला, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड के आंसर बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं। ऑब्जर्व्ड का आंसर और कैलकुलेटेड के आंसर में एक छोटा और एक बड़ा आ रहा है। तो बताएं Nf अगर बड़ा है, Nf बड़ा है ना ये, तो ये प्रोपोर्शनल टू 2 चलेगा और ये प्रोपोर्शनल टू, तो बताएं कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है? ये वाली डबल आएगी। तो कौन सी ज्यादा इन दोनों में से? कितने गुना ज्यादा? इनको डिवाइड कर दो यहाँ पे। तो ऑब्जर्व सीपी अपॉन कैलकुलेटेड सीपी इज इक्वल टू 2/1। तो बताएं ऑब्जर्व कैलकुलेटेड का 2 गुना आ गया। सवाल में क्या पूछा जाता है? हमेशा ऑब्जर्व। तो इस बार भी क्या पूछा गया होगा? ऑब्जर्व ही पूछा गया होगा। तुम अगर कैलकुलेटेड बताओगे तो आंसर मैच, उसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तब मैच करेगा। ये 2 कहां से पता चला? ये सब समझते हैं। ये जो समझा है यही तो एक्सपेरिमेंटल बातें हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मैं ये बैठे बैठे समझ लूंगा, 1 में से 1 चला गया तो ये 1 बन गया, 1 बन, इसमें क्या जाके समझना? नहीं। लेकिन हर बार ये 1 में से 1 हो सकता है, ये 1 में से कभी कभी 0.2 जाए। तो इसका अल्फा कौन बताएगा? सुनील। समझ रहे हैं? अल्फा बदलता रहेगा क्या? अभी तो मान के चलने की कितने परसेंट डिसोसिएट हो गया, लेकिन हर बार जरूरी थोड़ी कि 100% डिसोसिएट हो सकता है कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिला है जो सिर्फ 20% डिसोसिएट हुआ हो, 40% हुआ हो। तो कितने परसेंट वो टूटा है वो कहां से पता चलेगा? वो लैब से पता चलेगा। लैब में कौन बैठा? सुनील द लैब बॉय। अक्षय कुमार की अगली पिक्चर आ जाएगी, सुनील द लैब बॉय। भाई ध्यान रहता है।
अगले पे आइए, अगला कौन सा, एसोसिएशन। बेंजीन में एसिटिक एसिड डाल दो। चले, किधर नोट कर रहे हैं, जल्दी खींचो भैया। केस नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसमें कौन सा, बेंजीन इस बार, इसमें एसिटिक एसिड डाल दो। तो ये बन गया डाइमर। बताइए यहाँ पे ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ये मोनोमर है, और ये जो बना है ये, अब कितने परसेंट डाइमराइजेशन हुआ वो सब तो सवाल में पता चलेगा। हम मान के चलते हैं पूरा हो गया, तो इसकी दो एंटिटी कन्वर्ट हो गई किसमें, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल कितने, दो मान लिया, और फाइनल एक। इन दोनों कंपेयर करें तो NiNF के बराबर, NiNF के बराबर नहीं तो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड भी बराबर नहीं होंगे। कौन ज्यादा कौन कम उस पर चर्चा करें अगर, तो ऑब्जर्व्ड सीपी डिपेंड करती है NF पे, NF कितना है 1। कैलकुलेटेड सीपी डिपेंड करती है किस पे, Ni पे, Ni कितना 2। दोनों को डिवाइड कर दें तो ऑब्जर्व्ड सीपी अपॉन कैलकुलेटेड सीपी इज इक्वल टू 1/2। यहां से आ जाएगा ऑब्जर्व्ड सीपी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ, तो ऑब्जर्व क्या आधी आ गई, तो जैसा मैंने सोचा था तुम उसके आधे निकले। अब इसका मतलब वो पूछ क्या रहा है लैब में, कॉपी में आपको जब सवाल आता है तो क्या पूछता है, वो यही पूछता है। तुम अगर ये बता दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब तुम बता यही सकते हो क्योंकि तुमने यही पढ़ा है, तो उसमें क्या करोगे, आधा कर दोगे तो वो मिल जाएगा जो लैब में आ रहा है। समझ रहे हैं, तुमने जो पढ़ा है वो ठीक है, उसमें आधा मल्टीप्लाई कर दो तो कौन सा आंसर आ जाएगा, लैब वाला। तो तुम सुनील तक पहुंच जाओगे, लेकिन तुम वो आधा ही मल्टीप्लाई करना है ये कैसे पता चलेगा, ये बड़ा प्रश्न। समझ पा रहे हैं, इसमें सुनील का हाथ है। ये आधा कौन बताता है, कभी आधा कभी डबल कभी ट्रिपल कभी 1/3, ये कौन कौन बताएगा, सुनील द लैब बॉय। तो उसने एक फैक्टर भेजा वहां से, आई है, चले। आई की क्या जरूरत है, क्योंकि आज भी बताइए ये 1/2, कल को ये 1/3 हो गया, अचानक से कोई और आ गया, है ना। कल को पीछे वाले सवाल में ये 2 था, कल को ये 2 नहीं 3 हो गया, 1.5 हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इन दोनों के बीच में कौन है। ये मेन एक ऐसा फैक्टर है जो अगर हमें पता लग जाए तो हम जो कर रहे थे वही करें अभी भी, और इस फैक्टर को साथ में इन्वॉल्व करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं बिना लैब गए, बराबर। इस फैक्टर को बोलते हैं क्या, वांट ऑफ फैक्टर। ये जो 2 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना हो गया, ये डाले वांट ऑफ फैक्टर।
आई आई का डेफिनेशन पहली जो लॉजिक है वो ये है, ऑब्जर्व सीपी और कैलकुलेटेड सीपी का रेशियो है, पीछे से वही कॉन्सेप्ट है, तभी तो उसकी जरूरत पड़ी है। और क्या लिख सकते हैं बताएं? ऑब्जर्व किस पे डिपेंड करेगा? एनएफ पे, और ये तो इसका भी रेशियो है। और क्या कर सकते हैं? ऊपर आप लिख सकते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास, और नीचे आप लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व्ड के और भी नाम आप सोच सकते हैं। बताइए ऑब्जर्व के कितने नाम? घुमा घुमा के लिखेगा तो ऑब्जर्व की जगह यहां लिख सकता है क्या क्या, बताओ? एक्सपेरिमेंटल तो ठीक है, समझ में आता ही है। एबनॉर्मल ज्यादा यूज होता है, तो एबनॉर्मल मोलर मास बोले या फिर ऑब्जर्व बोले, बात ठीक है। कैलकुलेटेड की जगह कई बार क्या लिखा मिलेगा आपको? नॉर्मल, थ्योरेटिकल, समझ रहे हैं? समझ जाएंगे नाम। तो ये नहीं है ऐसे याद कि उसके तीन थे, उसके तीन नाम थे, उसके ये तीन थे। लॉजिक से चली। ये उल्टा क्यों कर दिया? यहां देखिए ऊपर कौन है? ऑब्जर्व्ड है, नीचे कैलकुलेटेड है। यहां उल्टा हो गया, ऊपर कौन आ गया? कैलकुलेटेड, और नीचे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सीपी होती है वो मोलर मास के, ये मोलर मास किसका? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। खींचे, बरोबर है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए, क्योंकि बार बार आप आई निकालते रहे कि हमें देखेंगे कैसे, तो उसको जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज कैसे करेंगे आइए समझें। कहीं डालें जनरल केस ऑफ डिसोसिएशन, कुछ ऐसा बना दें कि कोई भी आए तो बात बन जाए। नहीं, तो ठीक है। तुम खट्टी टॉफी खाते हो? सही करते हो। जनरल केस ऑफ डिसोसिएशन, देखिए मान लो के पास ए एक्स बी वाई आ गया। अब इसमें देखिए कोई नाम ही नहीं है, एक्स वाई कुछ भी, ए बी कुछ भी है ना। ए प्लस वाई बनेगा, और बैलेंस करो, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 पे मान लें इसके 1 मोल है, इसके शून्य शून्य। फिर टी इज इक्वल टू T1 पे आप गए कुछ समय बाद, तो वन में से अल्फा चला गया। अब इसका 1 मोल जाएगा तो इसके एक्स बनते हैं, इसके अल्फा गए तो इसके एक्स अल्फा, और इसके इनिशियल मोल बताओ, फाइनल मोल बताओ। इनिशियल मोल टोटल यहां से, फाइनल मोल टोटल यहां से, जोड़ो, बताओ इनिशियल मोल की वैल्यू कितनी? 1 प्लस शून्य 1। फाइनल की बताओ। 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस, दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? आई। यही तो है। बताओ इनकी वैल्यू कितनी है? थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लो इसको। अल्फा कॉमन लोग अंदर बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस, ठीक है। आइए चेक करें। अब एक्स प्लस वाई की जगह पे लिख देते हैं एन। ये एन कौन है? एन फैक्टर है? एन फैक्टर अलग है क्या? कैसे? एन फैक्टर कितना है? तो एन फैक्टर है एक्स इंटू वाई, और ये है एक्स प्लस वाई। ये एन फैक्टर नहीं, पहली बात तो क्या है ये? टोटल
मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस which can be produced, टेक्निकल बातें किया करिए, which can be produced from one entity of an electrolyte AXBY. क्या कह गया कभी? मैक्सिमम क्यों बोला गया? मैक्सिमम तब मिलेगा आपको जब अल्फा 1 हो। जैसे बताइए 1 में से पूरा कितना चला गया? 1, तो इसके कितने बनेंगे? और इसके? तो इससे ज्यादा आया नहीं है, बना नहीं सकता। किस कब नहीं बना सकता? जब इसके कितने लिए हो। अगर इसके 1 मोल लेंगे तो इसके मैक्सिमम मोल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? x प्लस वाई। और अगर इसकी एक एंटिटी लेंगे तो इसके जो मैक्सिमम आयन बनेंगे वो बनेंगे x प्लस वाई। आयन में और मोल ऑफ आयन में अंतर समझते हैं? हो जाएगा। बताइए हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ आयंस की। तो यहां क्या लिखा है? एक एंटिटी। अगर हम यहां मोल लिख दें तो, अगर हम यहां लिख दें टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, तो यहां क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ एक्स बी वाई। एक एंटिटी से मिलते हैं कितने आयन? x प्लस वाई। एक मोल से कितने मोल आयन मिलेंगे? x प्लस वाई। मैं निकलू, मेरा हो गया। अरे एक NaCl है, अगर एक सिंगल NaCl की एंटिटी, तो कितने आयन मिलेंगे उससे? दो। क्या? दो एंटिटीज ऑफ आयन, दो आयन मिलेंगे ना, केवल दो। और अगर एक मोल NaCl ने तो एक मोल Na प्लस मिलेगा और एक मोल, तो दो मोल आयन मिलेंगे। तो डेफिनेशन थोड़ा सा टेक्निकल होनी चाहिए। अगर आप मोल लिख रहे हैं तो मोल लिखिए दोनों जगह, और एंटिटी वाइज खेल लें तो एंटिटी एंटिटी लिखिए, फिर संख्या लिखिए। तो समझ गए संख्या क्या है? एक एंटिटी इसकी जितने ज्यादा से ज्यादा आयन बना सकती है वो है एक्स प्लस वाई। आगे बढ़ जाए। और एन फैक्टर अलग चीज है, ये भी समझ में आना चाहिए, एन फैक्टर ये नहीं है। तो ये बन जाएगा एन माइनस वन। वन तो हटा ही देनी चाहिए, ये बन गया आंसर। चेक करेंगे ये जनरलाइज हो चुका है। अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो LBH इसको याद कर लें। अगर इसको याद करने कोई तरीका बता दो, बस मेरा काम हो गया, मैं निकलूं, पीछे की पेज फाड़ता जाऊं। और इसमें क्या बात हो सकती है? अल्फा निकालना हो कहीं, आपको अल्फा का फॉर्मूला चाहिए। चले, हो गया? वही लिख लेना, सही से क्या लिखा। अगर कहीं लिखा मिल जाए टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY, सही है? क्या कह गया कभी? अबे यहां भी मोल कर दिया, यहां भी मोल कर दिया, सही है ना फिर भी? बराबर। आइए देखिए, ये आ चुका है। तो सॉल्व करो इसको। ये बन जाएगा I-1। तो अल्फा कितना आ रहा है? I-1 ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया जाए तो अल्फा कितना मानोगे? इफ अल्फा इज नॉट गिवन और आपको सवाल लगाना हो तो आप अल्फा 1 मानते हुए निकल जाए। और अगर अल्फा 1 मानेंगे तो बताएं, इस फॉर्मूले में अल्फा को 1 लगा दो। 1 1 कट लेगा तो क्या I n के बराबर हो जाएगा? और आप सीधे भी ये लिख सकते थे कि जब पूरा ही टूट जाएगा तो मैक्सिमम आयन के बराबर ही तो फाइनल पार्टिकल हो जाएंगे, तो I n हो जाएगा। आई कौन है? अगर इनिशियली एक मोल लिए जाएं तो फाइनली जितने मोल बन रहे हैं वही आई है। क्या कह गया? डेफिनेशन समझ में नहीं? मतलब हो सकता है कभी कभी वो घुमा के आई पूछता है, पूछेगा ही है। हाँ, सस्ते सवाल में सीधे क्या पूछेगा? कैलकुलेट आई, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर। अच्छे सवाल में कैसे पूछेगा? कहेगा कि अगर मैंने AXBY का एक मोल लिया और उसके डिसोसिएशन से जितने मोल बन गए, किसके? आयंस के, उनकी संख्या बता दें, तो वो आई ही पूछ रहा है। लेकिन जाओ, मैं नहीं मानता।
समझाओ तो जानू है। देखिए NF अपॉन NI यही चल रहा है। अगर मैं NI को कितना डाल दूं 1, तो जो I है वही तो NF है। तो समझिए, अगर NI को कितना डाल दें 1, तो जो NF है वही तो I है। तो I कौन है? I ही NF है, लेकिन तब वो NF है जब NI 1। तो अगर इनिशियल मोल 1 लिए जाए तो जो NF आएगा वही I है। तो लैंग्वेज कैसे घुमाएगा? मैंने इनिशियल मोल कितने लिए 1, अब फाइनल पार्टिकल जितने आए उनकी संख्या बता दीजिए। तो क्या पूछ रहा है वो? आई पूछ रहा है। आप उसको आई बता के चले, समझ रहे हैं? उसके बाद जनरल केस ऑफ एसोसिएशन। अल्फा कौन है? अल्फा तो समझी गए, अल्फा तो बहुत पता है आपको, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी चुके हैं आप। अच्छा कुछ एग्जांपल देख लें, जैसे मान लें, फिर आगे बढ़े। मान लो कहते हैं NaCl है, CaCl2 है, Al2SO4 होल थ्राइस है, इनका आई बताओ, क्या करोगे? कुछ दिया नहीं है तो अल्फा सबका एज्यूम अल्फा वन, तो बताओ आई किसके बराबर? एन के। एन क्या? मैक्सिमम आयंस जितने प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कितने प्रोड्यूस कर रहा है ये? तो कैसे कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, घटा रहे हैं? जोड़ रहे हैं। कितना हो गया? हाँ, यहाँ ये 4 जोड़ दें। ये जो आए कैन के, ये इन्फेक्टर हैं? अरे मार डाला कि थोड़ा दबाव डालो तो बयान बदल देता हूँ। ऐसे बयान बहुत खतरनाक होते हैं, कभी केस की सुनवाई सही से नहीं हो पाती है। कल कुछ और गैंग परसों बदल जाएंगे, मैंने नहीं देखा था, मैं वहां था ही नहीं, मैं अपने बेटे के स्कूल गया था। अब देखिए इन्वेक्टर कितना भैया इसका? मल्टीप्लाई करोगे ना। पूछे इन्वेक्टर बताओ तो 1, ये अलग है, इन्फेक्टर अलग है। यहाँ इन्फेक्टर बताओ 2, ये अलग है वो अलग है, देख रहे हैं? यहाँ 6 इन्फेक्टर, ये 5 और 6 अलग है दोनों। खींचे, वी आर नॉट सेम। हिडन वैल्यू ऑफ जनरल केस ऑफ एसोसिएशन। एक लाइन और लिख लेना साइड में कहीं, अगर मान लो कुछ समझ में ना आई हो। वैसे लिख चुके हैं आप, अल्फा इज नॉट गिवन देन वी विल अज्यूम इट। लिख भी रिटर्न में ले लें ये बात। इफ अल्फा इज नॉट गिवन देन वी विल अज्यूम इट इक्वल टू 1। हो गया तो बढ़िया, रख लें, रिलैक्स करें। समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो लिख लें लैंग्वेज में, नहीं पूछेंगे क्या लिखा था। इफ अल्फा इज नॉट गिवन देन वी विल अज्यूम इट इक्वल टू 1। अगर दिया हो तो जो दिया है वो मानेंगे। आइए एसोसिएशन पे। जैसे मान लें ए नाम की एंटिटी है और इसकी एन एंटिटीज मैंने जोड़ी और क्या बना दिया? ए होल एन बना दिया, एक एंटिटी। तो ये जो बना हुआ है पहले, ये कौन है बताओ? और ये कौन है? ये है मोनोमर। ये पॉलीमर है। कहते हैं इसको डाइमर बनाओ तो N2 डाल दो। अगर बगल में ऐसा लिखा दिया n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कहते आप कठिन सवाल आ गया, क्या कहना चाहता है वो? हल्की ऐसी कोई बात कर दो, छोड़ आते हैं सवाल। कहते मैं शायद हम नहीं खेलेंगे। n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मतलब क्या होता है? n या तो 2 के बराबर हो गया तो 2 से, सही बात है ना, 2 के बराबर हो गया 2 से ज्यादा होगा। अगर 2 हुआ तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, डायमेराइजेशन हो रहा है। 3 आएगा तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो एक थोड़ी हो सकता है, यहाँ एक लिख दो तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो मतलब हुआ ही नहीं कोई कन्वर्जन। तो n या तो 2 होगा या तो ये लिखा जाता है कई बार। ठीक है, आगे बढ़िए, शुरू करें। 1 मोल लिया आपने, इसके 0 है, t इज इक्वल टू T1 में 1 में से मान लो कितना गया? अल्फा। अल्फा कौन है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब चीजें एसोसिएट हो रही हैं, इसके n जाते हैं तो इसके कितने बनते हैं?
एन जाने पे एक बनता है, तो एक जाने पे 1/n बनेगा और अल्फा आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये अल्फा बाई एन बन गया। बताओ फाइनल और इनिशियल। फाइनल यहां से, इनिशियल यहाँ खींचते जाइए। इनिशियल यहां से आ गया, कितना बताओ? किसकी बजी है? अपनी है। आपत्तिजनक बातें करता है लड़का। देखिए, दौड़ा है जाओ बड़ा, खिड़की खुली हुई है। ठीक है, बताओ क्या करोगे? डिवाइड कर दो दोनों को। हो गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। भाई बचा टाइम? हो गया ना? चलो नेक्स्ट टाइम खींचेंगे। हैं? खींच दें? थोड़ा सुन लें फिर। आई क्या लगाएंगे बताओ? एन एफ अपॉन एन आई। तो बताइए एन एफ की वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस, इसको सही से लिख लो थोड़ा, अल्फा कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/n माइनस, आ जाओ इधर, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1/n-1, और नीचे 1 आई की वैल्यू बताओ। 1 प्लस अल्फा 1/n-, खींचे। बताएं अगर इसमें कुछ नहीं दिया तो एज्यूम कर लेंगे, इफ अल्फा इज नॉट गिवन। हाँ भाई, अल्फा ना दिया जाए तो अल्फा को क्या मानेंगे? एज्यूम किया है। दिया जाए तो जो दिया जाएगा वो मानेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो बताओ फिर आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/n। चेक कर लो, अल्फा को यहाँ पे 1 डालो, तो 1 प्लस 1/n-1, 1 1 कट जाएगा। और इसमें क्या बातें हो सकती हैं? अल्फा निकाल लो यहां से, बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I-1/1/n-1, चेक करें, ये भी एक फॉर्मूला यूज हो सकता है। चलिए बाकी कंक्लूड करेंगे अगले टाइम। एन जितने पार्टिकल डाइमराइज हुए हैं या ट्राइमराइज हुए हैं वो एन है, मतलब एक बनाने के लिए कितने यूज हुए हैं। वहां एन क्या था? एक के टूटने पे कितने मिले हैं। यहाँ एन क्या है? एक बनाने के लिए कितने जुड़े हैं। नमस्ते। वो देना 500 की, प्लीज।